18 किसी भी प्रकार व्ययशील न होकर ताजमहल तो शाहजहाँ को सुविख्यात कथानक की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सिद्ध हुआ। परंपरागत वर्णनों में उल्लेख है कि ताज में मनिया जड़े हुए संगमरमर के झरोखे, सोने के खंभे और चांदी के द्वार थे। शाहजहाँ के अपने अथवा उसकी पत्नी के महल में भी परियों की कथानुरूप स्थावर संपत्ति न थी, जबकि वे दोनों जीवित भी थे। यह सोचना बिल्कुल बेहुदा है कि मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद ही आसमान से छप्पर फाड़कर वह समस्त मूल्यवान और भव्य स्थावर संपत्ति शाहजहाँ के घर में आ पड़ी, किंतु उन स्थावर वस्तुओं के विवरण पूर्ण रूप में सत्य ही है। हम उनको इसी रूप में स्वीकार करते हैं। वे हमारे इस विचार का समर्थन करते हैं कि शाहजहाँ चूंकि आपन एवं धूर्त था ही शाहजहाँ चूंकि कृपण एवं धूर्त था ही, उसने अपनी पत्नी की मृत्यु से भी अनुचित लाभ उठाया। उसने उस शोकपूर्ण अवसर को भी जय सिंह को उसके पैतृक राजप्रसाद से बाहर निकाल देने के लिए काम में लिया। मुमताज को अपहृत खिन्न राजमहल में गाड़ा गया, जिसका सभी बहुमूल्य सामग्री बाद में चुपके चुपके शाहजहाँ के कोषागार में जमा होती रही, और ये वस्तुएं केवल ऊपर वर्णित सामग्री ही न थी जो वहां से हटाई गई थी, अपितु राजपूती मयूर सिंहासन भी था, जो उन जाज्वल्यमान वस्तुओं के बीच में सुशोभित होता था, क्योंकि चांदी के द्वार और सोने के स्तंभों तथा रत्नजटित संगमरमर की दीवारों के संकुल प्रसाद में मयूर सिंहासन के अतिरिक्त और रखा ही क्या जा सकता है था। अतः वह मयूर सिंहासन जो ईरान ले जाया गया था, मुगल कुलगत वस्तु न होकर अत्यंत प्राचीन एवं भारतीय क्षत्रिय राज सिंहासन था, जिसका निर्माण काल ईसा पश्चात 4वीं शताब्दी के अनंगपाल अथवा विक्रम संवत्सर के आदि स्वामी विक्रमादित्य के काल अर्थात ईसा से 57 वर्ष पूर्व तक जा सकता है। 19 जहाँ आज ताज स्थित है, वह स्थान जयसिंहपुर और खवासपुर नामक दो अतिव्यस्त बस्तियों का था। उन बस्तियों का मुख्य आकर्षण केंद्र राजप्रसाद ही था। संस्कृत में पुर शब्द व्यस्त नगरी का द्योतक है, केवल एक खुला भूखंड नहीं। 20 सर्वमान्य तथ्य कि शाहजहाँ ने जयसिंह से ताज संपत्ति ले ली थी। इस विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, यह विश्वास कि शाहजहाँ ने एक खाली भूखंड ले लिया था, कोई बना बनाया राजप्रसाद नहीं। इसी धारणावश जमा हुई है कि उसने मकबरा बनवाया, इसके लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं है। वह धारणा भी निराधार है। 21 यह लिखा हुआ मिलता है कि बाबर अपने उद्यानीय राजप्रसाद में मारा था। राजप्रसाद में मरा था। आगरा में ताज के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा भव्य भवन नहीं है जिसके अविभाज्य एवं अपरिहार्य विशेषण के रूप में उद्यान इतना महत्वपूर्ण बन चुका हो। शाहजहाँ से 4 पीढ़ी पूर्व बाबर जिस उद्यानीय राजप्रसाद में मरा, वह ताज के अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं था। 22 अपनी आगरा की प्रारंभिक यात्राओं पर अकबर खवासपुर और जयसिंहपुरा में ठहरा करता था। यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि वह ताज में ठहरता था। भवन की भव्यता की विद्यमानता के होते हुए भी वह स्थायी रूप में न रह पाया, क्योंकि इसकी सुरक्षा संरचनाएं निरंतर आक्रमणों के कारण तहस नहस कर दी गई थी, और स्वयं अपने ही पुत्र से लगाकर अन्य सभी लोगों द्वारा घृणित अकबर किसी गैर मोर्चाबंदी के स्थान या राजमहल में रहने की हिम्मत न कर सका। 23 बर्नियर का कहना है कि ताज के सबसे नीचे के कमरे वर्ष में केवल एक बार ही खुलते थे, और किसी भी गैर मुस्लिम को उनके भीतर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। यह ताज की भूतलीय मंजिलों के संबंध में रखी गई अत्यंत व्यक्तिगत रहस्यमयता को प्रकट करता है। यह अत्यंत खेद की बात है कि हमारी सरकार और हमारे विद्वान ताज की भूतलीय मंजिलों को खोलने, मलबा साफ करने, विद्युत व्यवस्था करने, सीढ़ियों और कमरों में भरे कूड़े कचरे को हटाने और इतिहास के अध्येताओं तथा सामान्य साधारण जनों को इन स्थानों का निर्बाध भ्रमण करने की अनुमति के लिए कोई जागरूकता प्रदर्शित नहीं करते।
इस पर लगाए जाने वाले प्रवेश शुल्क से सरकार को भी पर्याप्त आय होगी और अन्वेषकों, सामान्य यात्रियों, इंजीनियरों तथा कलाविदों को भी इस भव्य तथा कल्पनातीत रचना की भूतलीय अलौकिकता के दर्शन मात्र से ज्ञान संवर्धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ अन्वेषण की अत्यंत श्रेष्ठ सामग्री उपलब्ध है। किसी को क्या मालूम कि नीचे ही कहीं अज्ञात विपुल दो कोश भी दबा पड़ा हो। इस प्रकार सरकार और सामान्य जनता दोनों का हित होगा यदि इस ताज के तलघर सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाए। 24 तारीख है ताजमहल दस्तावेज जाली सिद्ध हो गया है। इस प्रकार के असंख्य संकेत हमारी अपनी धारणा के पक्ष में दिए जा सकते हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि जो कुछ हम ऊपर कह चुके हैं वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि शाहजहां द्वारा ताज बनवाने की परंपरागत कथा इतिहास के बड़े से बड़े घोटालों में से एक है। ताज विभ्रम का सूची भेदन स्वतः ही मध्यकालीन इतिहास को पिचका देता है। यहाँ हमारे लिए उस महान इतिहासकार सर एच एम एलियट के वे शब्द स्मरण दिलाने श्रेयस्कर होंगे जो उसने मध्यकालीन तिथि वृत्तों के अपने अखंडनीय अध्ययन के आमुख में अत्यंत संगत और स्पष्ट रूप में उल्लेखित किए हैं कि भारत में मुस्लिम कालखंड का इतिहास अत्यंत रोचक और जानबूझकर किया गया धोखा है। दुर्भाग्य से यह कपट जाल इतना दुर्भेद्य है कि बेचारे सर एम एच एलियट भी यह जानते हुए कि यह एक धोखा है, ताज के कुछ पक्षों पर विश्वास करने के कारण ठगी में आ ही गए। यह कपट जाल इतना पुख्ता रहा कि फर्ग्यूसन, विंसेंट स्मिथ और अन्य इतिहासकार जैसे पश्चिमी और पूर्वी विद्वानों की अनेक पीढ़ियां भी इससे ठगी जाती रही है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय पाठशालाओं, विद्यालय और अन्वेषण संस्थानों में भारतीय इतिहास के नाम से पढ़ाए जा रहे कल्पना रंजित वर्णनों में अपना मन फंसाए रखने के स्थान पर भारतीय इतिहास के विद्वान विद्यार्थी और शिक्षक अब तो कम से कम एक स्थान पर बैठेंगे और विचार करेंगे। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 27 मील की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित लाल पत्थर का एक भव्य और विशाल राजप्रसाद संकुल स्थान फतेहपुर सीकरी के नाम से पुकारा जाता है। प्रचलित भारतीय इतिहास ग्रंथ और भ्रमणार्थियों का साहित्य बहुविध घोषित करते हैं कि यह शाही नगरी सन 1556 से सन 1605 तक भारत के एक विशाल भाग पर शासन करने वाले मुगल वंश के तृतीय बादशाह अकबर ने बसाई थी। चूँकि भारत भर में सर्वत्र फैले हुए प्रचलित सभी मध्यकालीन स्मारक, यद्यपि वे सभी मुस्लिम पूर्व काल के उद्गम हैं, इस या उस मुस्लिम शासक के साथ भूल से जोड़ दिए गए हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि फतेहपुर सीकरी की शाही नगरी का भी वही भाग्य रहा। किंतु यह सिद्ध करने के लिए अपार साक्ष्य उपलब्ध है कि अपने प्रचलित लाल पत्थरों के स्मारकों सहित फतेहपुर सीकरी एक राजपूती नगरी थी जो अकबर से शताब्दियों पूर्व काल में निर्मित हुई थी। हमारे साक्ष्य के प्रमुख प्रमाण निम्न प्रकार एकत्र किए जा सकते हैं। 1. अकबर से पूर्व शासन करने वाले शासकों से संबंध। अनेक मुस्लिम तिथिवृत्तों में इस नगरी के संबंध में फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी के नाम से भी अनेक बार उल्लेख हुआ है। 2. न्यायाधीश J.M. शेलट द्वारा लिखित और भारतीय विद्या भवन बम्बई द्वारा प्रकाशित अकबर शीर्षक ऐतिहासिक पुस्तक है। पृष्ठ क्रमांक 82 के सम्मुख एक फलक दिया गया है जिसके चित्र का शीर्षक है हुमायूं की टुकड़ियां फतेहपुर में प्रवेश कर रही है। यहाँ स्मरणीय यह है कि हुमायूं अकबर का पिता था। यह चित्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी अकबर से पूर्व विद्यमान थी। 3. बाबर के स्मृति ग्रंथों में उल्लेख है कि पहाड़ी से
पहाड़ी से दिख पड़ने वाली फतेहपुर सीकरी के चारों ओर ही भारत में मुगल वंश संस्थापक बाबर और राणा सांगा के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा को नगरी की चार दीवारी से बाहर आना पड़ा था, क्योंकि घेरा डालने वाली शत्रु सेना देहातों को रौंद रही थी, निर्दोष नागरिकों को कत्ल कर रही थी और नगरी के प्रमुख जल भंडार अनूप झील को विस्मय बना रही थी। चूंकि राणा सांगा युद्ध लड़ने के लिए नगरी के बाहर आए थे, इसलिए बाबर ने कहा है कि युद्ध पहाड़ी के निकट ही लड़ा गया था। 4. बेखबर लोग कदाचित तर्क करने लगे कि वह लड़ाई तो कुछ ही मील दूर कनवाहा में लड़ी गई थी, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। कनवाहा की लड़ाई तो बाबर की फौजों और राणा सांगा की सेना की एक टुकड़ी का प्रारंभिक संघर्ष भर थी। अंतिम निर्णायक युद्ध तो कुछ दिनों के पश्चात फतेहपुर सीकरी के चहु और लड़ा गया था, जिसमें स्वयं राणा सांगा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। 5. संपूर्ण नगरी और समतल मैदान के सैकड़ों एकड़ को परिवेष्टित करने वाली विशाल प्राचीर अभी भी गोलाबारी के चिन्हों से युक्त है। दीवारों में दरारों वाले छेद बाबर की सैन्य टुकड़ियों द्वारा राणा की सुरक्षा पंक्तियों पर बंदूकों के आक्रमण के प्रमाण है। 6. अकबर इस प्रकार ध्वस्त हुई नगरी में रहा था, इसका प्रमाण ब्रिटिश सम्राट के उस प्रतिनिधि द्वारा मिलता है जो अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के सिंहासनारूढ़ होने के बाद उसके पास आया था। इस प्रतिनिधि ने लिखा है कि नगरी ध्वस्त हो चुकी थी। यह भी मान लिया जाए कि इस नगरी का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था, तो भी जब हम इसके सभी भव्य स्मारकों को अक्षत पाते हैं जैसे कल ही बने हो, तो यह समझ में नहीं आता कि यह नगरी जो सन 1583 में पूर्ण हुई विश्वास की जाती है, किस प्रकार केवल 23 वर्ष में ही ध्वस्त हो गई। अब वह अंग्रेज जहांगीर के पास आया। साक्ष्य का यह अंश स्पष्ट करता है कि अकबर अपने पितामह द्वारा कुछ दशाब्द पूर्व ही ध्वस्त ही की गई राजपूती नगरी में ही रहा था। 7. एक अन्य अंग्रेज राल्फ फिच फतेहपुर सीकरी सन 1583 में सितंबर मास में आया था। अपनी यात्रा के जो टिप्पण वह छोड़ गया है, उसमें उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी की परस्पर तुलना की है, जो इस बात का द्योतक है कि वह दोनों नगरों को ही प्राचीन मानता था, जैसा कि मुस्लिम तिथिवृत्तों में झूठा दावा किया गया है। यदि फतेहपुर सीकरी सन 1583 के आसपास बनी बिल्कुल नई नगरी रही होती तो उसने वैसा ही कहा होता और उन दोनों नगरों की तुलना न की होती। वह यह भी कहता है कि व्यापारी अपनी बहुमूल्य सामग्री बेचने के लिए फतेहपुर सीकरी में जमा हुआ करते थे। यह टिप्पण भी इस बात का द्योतक है कि यह व्यापार संगम एक प्राचीन प्रथा थी। यदि फतेहपुर सीकरी एक नई नगरी ही होती तो फिच ने इसकी तुलना प्राचीन आगरा से कभी न की होती। कम से कम फतेहपुर सीकरी का नई नगरी के रूप में विशेष नामोल्लेख तो अवश्य ही किया होता। 8. फतेहपुर सीकरी के बाहर अब शुष्क पड़ी विशाल झील का संस्कृत अनूप नाम भी प्रसिद्ध करता है कि यह मुस्लिम पूर्व काल में राजपूतों द्वारा बनाई गई है। 9. यह तथ्य भी कि अनूप झील सन 1583 में फूटकर बह निकली और अंत में विवश होकर अकबर को वह नगरी सदैव के लिए छोड़ देनी पड़ी, विचार प्रस्तुत करता है कि उनके दशाब्दियों से यह झील देखभाल और मरम्मती से उपेक्षित रही प्रतीत होती है। जब से बाबर ने इसे रौंदा और फतेहपुर सीकरी को अपने अधीन किया था, यदि फतेहपुर सीकरी के जल भंडार के रूप में यह नई ही बनी थी तो इसके फूटकर बह निकलने की बात न होती। 10. फतेहपुर सीकरी के निर्माण प्रारंभ का समय परंपरागत मुस्लिम तिथिवृत्त ईसा पश्चात 1564, 1569, 1570 और 1571 बताते हैं। ये विभिन्न निर्णय स्वयं ही असत्यता को सिद्ध करते हैं।
11 वे उल्लेख करते हैं कि नगरी सन 1583 में के आसपास पूर्ण हो गई थी। ऐसा हुआ तो अकबर ने इसे सन 1585 तक छोड़ क्यों दिया? वास्तविक कारण यह था कि झील के सन 1583 के उफान ने अकबर के लिए प्राचीन राजपूती राजप्रसाद में रहना असंभव कर दिया था। यदि अकबर ने ही इस नगरी और झील दोनों का निर्माण सन 1583 के आसपास पूर्ण कराया होता तो प्रथम बात यह है कि सन 1583 ईसा में ही झील फूट न गई होती, और दूसरी बात यह है कि अकबर ने इस नए निर्मित राजप्रसाद संकुल को त्याग देने के स्थान पर इस झील की मरम्मत कराई होती, किंतु अकबर को यह त्यागनी ही पड़ी क्योंकि उसे झील की मरम्मत कराने का कुछ भी ज्ञान न था। 12 जहाँ पर हाथीपोल गजद्वार झील में खुलता है वहीं पर एक छोटा स्तंभ है जिसमें एक चक्करदार सीढ़ी भी है। स्तंभ में 20 प्रस्तर दीप है। यह एक परंपरागत हिंदू दीप स्तंभ है जो मंदिरों और राजप्रसादों के सामने होता था। इन टेकों पर मिट्टी के दीपक रखे जाते थे। जगमग जगमग दिख पड़ने के कारण यह दीप स्तंभ हिरण्यमय स्वर्णिम कहलाता था। वही संस्कृत शब्द अब विदग्धता पूर्वक हिरन मीनार में बदल दिया गया है, जिसमें वह जाली अकबर कथा में ठीक बैठ जाए और स्तंभ अकबर के प्रिय हिरन के मरण स्थान के रूप में माना जाता है। क्या अकबर के हिरन ने मरने के समय अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि उसको एक चक्करदार सीढ़ीयुक्त हिंदू दीप स्तंभ के रूप में स्मारक में स्थान दिया जाए? 13 हाथीपोल दरवाजे के निकट दो बड़े हाथियों की विशालकाय मूर्तियां अपने राजपूती मूल की शांति आवक साक्ष्या है। प्रस्तर गज मूर्तियां के शीर्ष तोड़ डाले गए हैं। उनकी सूंडे की प्रवेश द्वार पर मेहराब हुआ करती थी, जैसे कि आज भी राजपूती रियासत की राजधानी कोटा के राजमहल में है। इसी प्रकार के गज द्वार चित्तौड़ में और आगरा व दिल्ली के लाल किले में है। इस्लाम तो सभी मूर्तियों से चिढ़ता है, और भी बात यह है कि गज तो हिंदू धार्मिक आस्था और इतिहास में सदैव श्रेष्ठता और दैवी शक्ति, बल और यश का प्रतीक रहा है। यह विशिष्टता लिए हुए भारतीय पशु भी है। यह सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी का हाथीपोल दरवाज़ा तो बनाना दूर, अकबर ने उन हाथियों के शीर्ष कटवा दिए थे और उनकी भव्य मेहराबदार सूंडें तोड़वा दी थी। इसी प्रकार 14 इसी प्रकार की मूर्ति भंजकता फतेहपुर सीकरी के अंदर के अनेक भवनों में परिलक्षित की जा सकती है। यहाँ दीवारों पर बने मयूर पक्षी चित्रों को तराश दिया गया है। 15 अश्वों के लिए अश्वशाला और गजों के लिए गजशाला सहित परस्पर गुंफित अलंकृत हिंदू कलाकृति और लक्षणों युक्त यह संपूर्ण नगरी ही परंपरागत राजपूती शैली में है। 16 इसके नाम और समुच्चय की संज्ञा भी लगभग पूर्ण रूप में हिंदू ही है। यथा पंचमहल, जोधाबाई का महल, तानसेन महल, बीरबल महल आदि। यह प्रदर्शित करता है कि विदेशी मुस्लिम सरदार अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उन अलंकृत भवनों को उपयोग में न ला सके। 17 तथाकथित सलीम चिश्ती का मकबरा अलंकृत रूप में अंदर खुदाई किया हुआ संगमरमर का हिंदू मंदिर है। इसके भीतर पूरी तरह बेल बूटों से युक्त एक संगमरमर का स्तंभ है, जिसको मूल रूप में सत्य ही मकबरे में कोई स्थान उपलब्ध न होता। 18 भारतवर्ष में कहीं भी किसी मुस्लिम फकीर के मकबरे का अस्तित्व स्वयं ही प्रमाण है कि वह स्थान पर एक प्राचीन भारतीय नगरी है, क्योंकि मध्यकालीन मुस्लिम फकीर ध्वस्त स्मारकों में ही अपने निवास स्थान की व्यवस्था कर लिया करते थे। दिल्ली में निजामुद्दीन और बख्तियार काकी के मकबरे और अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहों का सर्वेक्षण कर इस तथ्य को सत्यापित किया जा सकता है।